हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगस्त 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been declared as the national icon of the Election Commission of India? भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सचिन तेंदुलकर। आपको जानना चाहिए, भारत रत्न अवार्डी लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है ताकि जो वोटर्स हैं उनमें अवेयरनेस लाई जा सके, साथ ही उनको एनकरेज किया जा सके कि इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। इसी के कारण एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है सचिन तेंदुलकर के साथ 3 साल के लिए, और इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी मौजूद रहे। थ्रू दिस पार्टनरशिप, ECI aims to address the challenge of urban and youth apathy towards voting. Sretha Thavisin is the new Prime Minister of which country? श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, थाईलैंड। आपको जानना चाहिए, रियल एस्टेट के जाने माने नाम है थाईलैंड में, इनका नाम है श्रेथा थाविसिन। इनका निकनेम निड है। ये फ्यू थाई पार्टी से हैं, तो ये थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये सक्सीड करेंगे प्रयूत चान ओ चा को। थाईलैंड के बारे में आपको जानना चाहिए, पहले इसको सियाम नाम से जाना जाता था। कैपिटल इसकी बैंकॉक है, करेंसी इसकी बात है और यहाँ के किंग हैं वाजीरालोंगकोर्न। व्हाट इज़ द न्यू नेम फॉर खेलो इंडिया वीमेंस लीग? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अस्मिता वीमेंस लीग। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो खेलो इंडिया वीमेंस लीग है इसको अब ऑफिशियली अस्मिता वीमेंस लीग के नाम से जाना जाएगा। अस्मिता का मतलब है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। साथ ही इन्होंने अस्मिता पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है जिसमें अपकमिंग जो लीग्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अस्मिता वीमेंस लीग होस्ट करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, अनुराग सिंह ठाकुर ने 33 खेलो इंडिया सेंटर्स इनोग्रेट किए हैं राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये केबीसी में पूछा गया हाल ही में। व्हाट निकनेम डिड मार्क रुटे, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स, गेट बिकॉज नो स्कैंडल वुड अफेक्ट हिम? तो ऑप्शन ऐसे ग्लॉसी, स्मूथ, ऑयली या फिर टेफ्लॉन। तो इसका आंसर टेफ्लॉन है और ये क्वेश्चन हमने किया भी था। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मार्क रुटे हैज क्विट पॉलिटिक्स आफ्टर हिज कोलिशन गवर्नमेंट कोलैप्स्ड? तो यहाँ पर आप जो डिटेल दी गई है इसमें देख सकते हैं कि मिस्टर रुटे निकनेम्ड टेफ्लॉन मार्क फॉर सर्वाइविंग स्कैंडल्स दैट हिट हिज फोर गवर्नमेंट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो टेफ्लॉन आपको पता है नॉन स्टिक होता है, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम टेफ्लॉन पड़ा है क्योंकि इन पे स्कैंडल्स के आरोप तो बहुत लगते हैं पर कोई टिक नहीं पाता। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ऑपरेशनलाइज एन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट? कौन सा भारतीय राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन AVDM माइक्रोसाइट संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम है। देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने
कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत 100 माइक्रो साइट्स डेवलप करेंगे पूरे देश भर में। तो इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मिज़ोरम पहला इंडियन स्टेट बन गया है जिसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट अपनी कैपिटल सिटी आइजॉल में डेवलप की है या क्रिएट की है। तो इसके तहत जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट क्लिनिक्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स, लैब्स, ठीक है, इन सभी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनेबल्ड बनाया जाएगा और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी पेशेंट्स को। किस तरह की फैसिलिटीज़ इसमें कवर हैं माइक्रो साइट में, जैसे प्राइवेट फैसिलिटीज सच एज स्टैंड अलोन क्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स, लैब्स, फार्मेसीज, ये सभी इस माइक्रो साइट के तहत आती हैं। विच एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल? किस विमान ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है LCA तेजस। देखिए तेजस जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LSP-7, इसने सक्सेसफुली अस्त्र जो कि इंडिजिनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसे गोवा कोस्ट से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है और इसने 20,000 फीट के एल्टीट्यूड को जो है अचीव किया है। मतलब 20,000 फीट के एल्टीट्यूड से इस मिसाइल को रिलीज़ किया गया। अस्त्र आपको बता दें इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL और रिसर्च सेंटर इमारत ने। With which country's coast guard has the Indian Coast Guard signed an MOU for maritime cooperation? भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समुद्री सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फिलीपीन कोस्ट गार्ड के साथ ताकि मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही जो बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन है दोनों ही नेशंस के बीच वो आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? राकेश पाल। एक्चुअली यार ना रिकॉर्ड करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, आई फ्लू चल रहा है ना, तो रिकॉर्ड मैंने PPT बनाई, कुछ टाइम का रेस्ट लिया और अचानक ही आँख में जो है थोड़ा पेन होने लग गया, रेड हो गई। तो अब मैंने सोचा कि कर ही देता हूँ रिकॉर्ड, वरना तो फिर छूट जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे होंगे आज जो है वो फ्लो नहीं आ पा रहा है इसी कारण से। चलिए खैर कोई नहीं, कोशिश पूरी है। विच एजेंसी हैज़ पार्टनर्ड विद जियो इंस्टीट्यूट फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किस एजेंसी ने जियो इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है AICTE। देखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इसने जियो इंस्टीट्यूट फॉर अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के साथ पार्टनरशिप की है। ये इनिशिएटिव जो AICTE का अटल यानी कि AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम है इसके तहत लिया गया है ताकि जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है टेक से भी बनाया जा सके, अप स्किल एंड री स्किल किया जा सके। तो इसका मकसद है टू एम्पावर एकेडमिक लीडर्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI एंड डेटा साइंस। तो जो फैकल्टी मेंबर है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस से रूबरू कराना। चेयरपर्सन कौन है AICTE के? अनिल सहस्त्रबुद्धे। Where has the Border Roads Organization started the construction work on the Likaru-Migla Phukche Road, the world's highest motorable road? सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लिकारू मिगला फुकचे सड़क पर निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन है लद्दाख। देखिए लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि लिकारू मिगला फुक्शे रोड रहेगी, इस पर अपना जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू कर दिया है ईस्टर्न लद्दाख में। 64 किलोमीटर लंबी ये रोड आने वाली है, ये लिकारू को फुक्शे से कनेक्ट करेगी। और ये जो मोटरेबल पास है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देगा कि ये जो है 19,400 फीट के एल्टीट्यूड पर ये होने वाला एक जो है मोटरेबल पास रहेगा, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर। फिलहाल ये रिकॉर्ड किसके पास है? उमलिंगला पास के पास, ठीक है। इसकी ये कितनी हाइट पर है? 19,024 फीट की हाइट पर है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है जिसे
पास है, जिसे BRO ने कंस्ट्रक्ट किया है 2021 में। ठीक है, तो अब इसका रिकॉर्ड ये ले लेगा ऊपर वाला। उमलिंगा पास 52 किलोमीटर लॉन्ग है और ये चिशुमले को देमचोक से कनेक्ट करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ चाइना? चीन के हाल ही में प्रक्षेपित नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है गॉफिन 1204। देखिए, चाइना ने एक न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसमें सेंड की है। कहाँ से? जोकवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि चाइना में है। इस सैटेलाइट का नाम है गॉफिन 1204। इसको लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट से छोड़ा गया है और सक्सेसफुली ये अपने ऑर्बिट में प्लेस भी हो गया है। It will be used in a variety of fields including land surveys, urban planning, road network design, crop yield estimation and disaster relief. What percentage of shareholding has LIC acquired in Jio Financial Services Limited JFSL? LIC ने Jio Financial Services Limited में कितने प्रतिशत शेयरधारिता हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.66%। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले। रिलायंस ग्रुप से ये अलग हो गई है, डीमर्ज हो गई है, एक NBFC है। तो इसमें LIC ने 6.66% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं और ये जो एक्विजिशन का कॉस्ट है ये इक्विवेलेंट है 4.68% ऑफ द प्री डीमर्ज कॉस्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक एक्सचेंज में हाल ही में लिस्ट भी हुई है 21 अगस्त को और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1.60 लाख करोड़ रुपीस की है और इसका जो शेयर लिस्ट हुआ 21 अगस्त को 265 रुपये पर लिस्ट हुआ है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स इन दुबई UAE? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है हनी दबास। देखिए, इंडियन पावर लिफ्टर्स हनी दबास और राहुल जोगर्जिया, इन्होंने मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि दुबई UAE में हुई है। हनी दवास ने गोल्ड मेडल जीता और राहुल ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये भारत के लिए हिस्टोरिक मेडल्स हैं क्योंकि पहली बार भारत ने इस इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस इन इन्फेंट्स? शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस को रोकने के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित वैक्सीन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है एब्रिसो। देखिए, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एब्रिसो जो कि एक रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस वैक्सीन है इसको अप्रूव दे दी है। ये पहली वैक्सीन है जो कि प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स के लिए बनाई गई है ताकि उनमें जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज एंड सिवियर जो है ये सब ना हो। किसके कारण होती है? रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस के कारण, RSV वायरस के कारण होती है इन्फेंट्स में, जो बच्चे होते हैं ना, तो बर्थ से लेके 6 मंथ तक की एज में हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये दी जाएगी। ठीक है, सिंगल डोज इसकी दी जाएगी मसल्स में। Which bank is the first public sector bank to offer the online local agreement execution through NESL's digital document execution platform? कौन सा बैंक NESL के डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन लोकर अनुबंध निष्पादन की पेशकश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन बैंक। देखिए, इंडियन बैंक फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म जो कि नेशनल गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी कि NESL का प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से ऑनलाइन लोकर एग्रीमेंट की जो फैसिलिटी है उसको अप्रूव किया है। तो ऑनलाइन लोकर एग्रीमेंट ये जो है 24 घंटे अवेलेबल रहता है, 7 दिन। ये जो कस्टमर है उनके कन्वीनियंस को बढ़ाएगा और इस एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसको भी रिड्यूस करेगा। जो डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन है ये फुली ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है। इसमें पेपरलेस ई स्टाम्प एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड जीवन धारा सेविंग्स बैंक अकाउंट? किस बैंक ने जीवन धारा बचत बैंक खाता शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी है कैनरा बैंक। देखिए, कैनरा बैंक ने कैनरा जीवन धारा जो कि एक स्पेशल सेविंग्स बैंक अकाउंट है पेंशनर्स के लिए, इसे लॉन्च किया है। तो जो भी रिटायर हो चुके हैं एम्प्लॉइज़ वो वॉल्यूंट्री बेसिस पर या नॉर्मल रिटायरमेंट बेसिस पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
दो तरह के हैं डिपेंडिंग ऑन द पेंशन क्रेडिट। एक तो है डायमंड अकाउंट, ये 50,000 रुपये तक के लिए, और प्लेटिनम अकाउंट है 50,000 रुपये से ज़्यादा तक के लिए। विच इंडियन स्टेट सिक्योर द टॉप पोजीशन एज द बेस्ट स्टेट इन ओवरऑल फिजिकल हेल्थ? किस भारतीय राज्य ने समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर रहा है। अगर हम बेस्ट स्टेट इन ओवरऑल फिजिकल हेल्थ की बात करें तो ये रिपोर्ट हाल ही में लॉन्च की गई है। डॉइचे बैंक इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है कौशिक दास, इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें 17 मेजर स्टेट्स की जो फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में सर्वे किया गया है। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, उसके बाद तेलंगाना है तीसरे पर, और जो लास्ट 3 की पोजीशन है वो बंगाल, पंजाब एंड केरल है। केरल लास्ट में है। और ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये जो बजट एस्टिमेट है फिजिकल ईयर 2023-24 इसके बेसिस पर बनी है। ये रिपोर्ट में 4 फिजिकल पैरामीटर्स ले गए हैं: फिजिकल डिफिसिट ऑन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट डेट लेवल्स, और इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज जॉर्ज लैडली प्राइज? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लैडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है राज शेट्टी। देखिए इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट राज शेट्टी, इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लैडली प्राइज दिया गया है फॉर बिल्डिंग बिग डेटा टू ब्रेक मिथ्स अबाउट हु अचीव्स द अमेरिकन ड्रीम एंड द ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय अदर्स। ये जो अवार्ड है यह हर 2 साल में दिया जाता है टू अ मेंबर ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हु हैज़ मेड द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू साइंस और इन एनी वे फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड स्पेसक्राफ्ट ऑन द लूनर सरफेस? भारत सहित कितने देशों ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान सॉफ्ट लैंडिंग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4। देखिए इंडिया का मून मिशन चंद्रयान 3 जिसकी लागत 615 करोड़ रुपए है, सक्सेसफुली लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंड कर चुका है। 23 अगस्त की ये बात है, शाम के 6:04 की। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था LVM-3M4 इस व्हीकल से 14 जुलाई को। अब यहाँ पर जो लैंडर है इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है मून के साउथ पोल पर। इसी के साथ इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री बन गया जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब जो रोवर है, रोवर जो एक स्मॉल व्हीकल है जो कि इस मून सरफेस पर चलेगा, ये अब लैंडर से बाहर आ जाएगा। लैंडर के अंदर है रोवर, तो अब इस सरफेस पर उतर चुका है, तो अब रोवर जो है बाहर आ जाएगा। इसी के साथ इंडिया 4th कंट्री बन गई है चाइना, रशिया एंड US के बाद जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है लूनर सरफेस पर। ठीक है, लूनर सरफेस पर तो 4थी कंट्री है जो उतरा है भारत, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग की है वो करने वाला भारत पहला देश है। अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द सॉफ्ट लैंडिंग एंड व्हाई इज चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द साउथ पोल? सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों कराई गई है? देखिए सॉफ्ट लैंडिंग नाम से पता चल रहा है, लैंडिंग एट ए जेंटल, यानी कि आराम से लैंडिंग हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती या फिर तेज़ी से लैंडिंग हो गई है ना। इससे क्या होगा, जो स्पेसक्राफ्ट है वो डैमेज भी हो सकता है। स्पीड कंट्रोल रहे, ये नहीं कि तेज़ी से, जैसे क्रैश होती है ना कोई चीज़, तेज़ी से रनवे पर आती है और अनकंट्रोल हो जाती है। ठीक है, वैसे नहीं, जेंटल लैंडिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो स्पेसक्राफ्ट की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी पता चलता है अगर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। और ये जो लैंडिंग साइट है ये साउथ पोल पर है, मून के साउथ पोल पर, और 2 क्रेटर्स के बीच में, मैंसिनस सी एंड सिम्पेलियस एन एट 70 डिग्री लैटिट्यूड। अब इससे पहले जितने भी एयरक्राफ्ट मून पर लैंड हुए हैं वो मून के इक्वेटर के आसपास के एरिया पर हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजी रहता है और सेफ रहता है लैंड कराना। यहाँ की जो टेरेन है, टेम्परेचर है, ये कंड्यूसिव है, ये फेवरेबल है कि यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह उतर सकता है। सनलाइट भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो अगर जो आपके इंस्ट्रूमेंट है इनमें जो सोलर पैनल लगे रहते हैं उनको सोलर पावर मिल जाती है। लेकिन जो ये पोलर रीजन है ना मून के, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है कम्प्लीटली डार्क रीजन में रहते हैं विदाउट सनलाइट, और टेम्परेचर भी यहाँ पर 230 डिग्री सेल्सियस से बिलो जा सकता है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पर लार्ज क्रेटर्स भी बने रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो खड्डे टाइप के बने रहते हैं। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है ना यहाँ पर ज़्यादा। तो ये चंद्रयान 3 लैंडर, इसमें सोलर पैनल दिए गए हैं चारों साइड में, जबकि चंद्रयान 2 में केवल 2 ही सोलर पैनल दिए गए थे।
तो अगर कुछ बदलना होता इसमें चंद्रयान 3 में, कोई जो लैंडिंग है उसका समय थोड़ा चेंज करना होता, ठीक है, तो क्या होता ये जो, तो उसमें ये दिक्कत नहीं रहती कि पावर नहीं है, क्योंकि 4 पैनल लगाए गए हैं इस बार। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया गया है, लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर। तो ये जो है लेज़र बीम फायर करता है, जिससे पता चलता है कि लैंडर की स्पीड कितनी है लूनर सरफेस पर। चंद्रयान 2008 में लॉन्च किया गया था, आप सभी जानते हैं। चंद्रयान 2 2019 में। अब बात होती है कि इसरो ने मून के साउथ पोल पर ही क्यों डिसाइड किया कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, जो साउथ पोल है मून का, ये ज़्यादातर जो है शेडो रीजन में ही रहा है, अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ पोल से। वैसे तो पोलर रीजन जो है शेडो में रहता है ना, ज़्यादा सनलाइट नहीं रहती, लेकिन नॉर्थ पोल के कंपेयर में जो साउथ पोल है ये ज़्यादा शेडो में रहता है। तो ऐसा जो है संभव है कि यहाँ पर जो वाटर है वो मौजूद है, क्योंकि शेडो में रहा है तो वाटर जो है यहाँ पर मौजूद हो सकता है, सनलाइट इतनी आती नहीं है। तो जो साउथ पोल रीजन है यहाँ पर क्रेटर्स भी ज़्यादा हैं, तो उससे जो हमारा अर्ली सोलर सिस्टम रहा है उसके बारे में भी पता चल सकता है। तो ये पूरा आपको मैंने चंद्रयान 3 के बारे में बताया, इसको आप याद रखिएगा। Who has become the youngest player in the world and the second Indian to reach the final of the chess World Cup? शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी और दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आर प्रज्ञानंदा। आपको जानना चाहिए, मेंस चेस वर्ल्ड कप 2023 ये 30 जुलाई से 24 अगस्त 2023 के बीच में बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ। ये चेस वर्ल्ड कप का 10th एडिशन रहा है। इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन इस मेंस चेस वर्ल्ड कप 2023 के चैंपियन रहे हैं, और भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जिन्हें आप आर प्रज्ञानंदा के नाम से भी जानते हैं, ये रनर अप रहे हैं। इन्होंने कड़ी टक्कर दी मैग्नस कार्लसन को और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। थर्ड प्लेस पर यूनाइटेड स्टेट्स के फेबियानो कैरुआना रहे हैं। आप जो मैग्नस कार्लसन है और आर प्रज्ञानंदा है, इनकी जो प्राइज मनी है उसको भी ध्यान दीजिएगा, मैंने इन्हीं के सामने लिखी हुई है, पूछी जाती है एग्जाम में, पूछ लेते हैं। अब ये जो टॉप 3 फिनिशर्स हैं इस टूर्नामेंट में, ये 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हालांकि जो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने कहा है कि ये इस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से रनर अप, थर्ड प्लेस एंड जो फोर्थ प्लेस पर हैं वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में। थोड़ी सी जानकारी हम आर प्रज्ञानंदा के बारे में ले लेते हैं। 18 साल के हैं, चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं, और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जो चेस वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। इन्होंने सेमीफाइनल में जो फेबियानो कैरुआना है इनको हराया, और साथ ही ये सेकंड इंडियन है विश्वनाथन आनंद के बाद जो कि चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और आने वाले एग्जाम में आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनकर आएगा। अब किस फॉर्म में आएगा वो पूरी डिटेल मैंने दे दी है, इसमें से ही कुछ भी पूछा जा सकता है। विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसमें चैंपियन रही हैं रशिया की एलेक्सेंड्रा गोरियाशकनीना, और रनर अप रही हैं बुल्गारिया की नूरगुल सालिमोवा। Who has been appointed as the new chairman of the National Green Tribunal (NGT)? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रकाश श्रीवास्तव। आपको जानना चाहिए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का न्यू चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इनसे पहले सबसे पहले जो जस्टिस AK गोयल थे, जुलाई में इनका रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद फिर शिव कुमार सिंह को एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। तो अब ये परमानेंट नियुक्त किए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो भी इन्वायरमेंटल संबंधित केसेस हैं उनके फास्ट डिस्पोजल के लिए, जल्द से जल्द उनका निपटारा हो, उसके लिए ये बॉडी बनाई गई है। इन्वायरमेंट से संबंधित या फिर वो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे संबंधित जो भी केसेस होते हैं, इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां पर इस तरह की एजेंसी बनाई गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। आपको जानना चाहिए, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, और इसमें जो है 10 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, 10 एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। प्रिंसिपल जो इसकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच है ये दिल्ली में है,
और जो बाकी की बेंचेस हैं ये भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने पढ़ी है, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर पूछी जाती है, कई एग्जाम में देखा गया है वाला। तो याद रखिएगा, दिल्ली में हेडक्वार्टर से या फिर मेन ब्रांच है, और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में अदर बेंचेस हैं इसकी। ब्रिक्स ग्रुप अनाउंस्ड एक्सपेंशन बाय इनवाइटिंग हाउ मेनी न्यू मेंबर्स। ब्रिक्स समूह ने कितने नए सदस्यों को आमंत्रित करके विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है 6। जानेगा 2023 ब्रिक्स समिट, ये 15th एडिशन रहा इस एनुअल ब्रिक्स समिट का, जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। अब जो ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है या हेड्स ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल नहीं थे। उनके बिहाफ में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जियो लैवरोव ने इस मीटिंग को अटेंड किया है। आपको बता दें, ब्रिक्स समिट 2023 का थीम रहा ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सलेरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। अब इस समिट में जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं सारिल रामाफोसा, जो कि इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे, इन्होंने 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है कि आप ब्रिक्स को ज्वाइन कीजिए। इनके नाम है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। और इन सभी देशों को जो फुल मेंबरशिप है वो 1 जनवरी 2024 को दी जाएगी। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, पहले भी कई बार बताया है, लेकिन हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे जिम ओनिल, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, उसका नाम था ब्रिक। ब्रिक शब्द इन्होंने दिया था, जिसका मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। फिर साउथ अफ्रीका को दिसंबर 2010 में इन्वाइट किया गया इस ब्रिक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तभी से इसका एक्रोनिम जो बन गया यह है ब्रिक्स, जो कि हर एक कंट्री के इनिशियल लेटर को, स्टार्टिंग लेटर को रिप्रेजेंट करता है। पहली समिट कहाँ पर हुई थी? 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रशिया में पहली समिट हुई थी। ये सिटी याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, सिटी के साथ पूछते हैं, केवल इतना नहीं पूछते किस कंट्री में, बल्कि सिटी के साथ पूछते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग के लिए, इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि WFI इलेक्शंस टाइम पर नहीं कंडक्ट कर पाया। तो अब इस सस्पेंशन के बाद जो भी इंडियन रेसलर्स हैं वो आगे आने वाली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं उनमें न्यूट्रल एथलीट्स के तौर पर कम्पीट करेंगे। 16 सितंबर से ये चैंपियनशिप शुरू हो रही है। इससे पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी, एडहॉक पैनल, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह बाजवा कर रहे हैं। तो इन्हें 45 डेज़ की डेडलाइन भी दी गई थी कि आप इलेक्शंस कंडक्ट कीजिए, पर नहीं हो पाए। बाकी आपको जानना चाहिए कि हाल ही में जो अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है अम्मान, जॉर्डन में, यहाँ पर इंडियन वुमेन्स टीम ने जो टीम टाइटल है वो जीत लिया है पहली बार। इन द 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म? 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। अच्छा, ये जो अवार्ड जीतती हैं काफ़ी अच्छी फिल्म होती है, जैसे रॉकेटरी अच्छी है, आप कंतारा मूवी देखिएगा, बहुत सही मूवी मुझको लगी। इवन उसको देखने के 2-3 दिन बाद भी मैं उसका क्लाइमैक्स वाला सीन देखता था, कभी बीच बीच से देखता था। तो एक अलग से विषय पर है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनके राइट्स हैं, उससे संबंधित है। देखेंगे तो आपको एक अलग मज़ा आएगा, एक अलग सा ही कल्चर देखने के लिए आपको मिलता है उसमें, किस तरह से लोग जो हैं अपने एंसेस्टर्स को मानते हैं, है ना, और जो भी उनकी परंपरा है। फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये अनाउंस किए गए हैं नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में, और उन सभी फिल्म्स को ऑनर किया गया है जिन्हें 2021 में जो है सेंसर किया गया। तो ये जो इवेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है। आपको जानना चाहिए रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इसे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया है। वहीं आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस प्राइज दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, कीर्ति सेनन को मिमी के लिए। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए।
नेशनल अवार्ड्स फॉर 2021 ये अनाउंस किए गए हैं फिल्म मेकर केतन मेहता के द्वारा, जिन्होंने कि इस 11 मेंबर जूरी को हेड भी किया है। मतलब जिन्होंने सभी नाम चुने हैं, एक कमेटी होती है तो उसका हेड केतन मेहता थे। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन को गया है फॉर मराठी फिल्म गोदावरी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट ये जीता है RRR ने। पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया है मिमी के लिए। पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए। कश्मीर फाइल्स जिसे डायरेक्ट किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। इस फिल्म ने नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन जीता है। और कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स देख लेते हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड शेरशाह को मिला है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बाबिन राबरी को मिला है शैलो शो के लिए। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर ये मेपादियान विष्णु मोहन। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज अनुनाद द रिजोनेंस। बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ये अवश्य व्यूहम। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म गांधी एंड को। बेस्ट डायलॉग राइटर उत्कर्षणी वशिष्ठ एंड प्रकाश कपाड़िया गंगूबाई। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग देवी श्री प्रसाद पुष्पा। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक MM कीरवानी RRR। बेस्ट एडिटिंग संजय लीला बंसाली फॉर गंगूबाई। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर मेपादियान। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर RRR काला भैरव। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इराविन निजल श्रेया घोषाल। बेस्ट लिरिक्स कोंडापोलम तेलुगु चंद्रबोस। बेस्ट कोरियोग्राफी RRR तेलुगु प्रेम रक्षित नाचुनाथ सॉन्ग के लिए। CR राव हु पास्ट रिसेंटली वॉज नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। CR राव जिनका हाल में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे। सही आंसर ऑप्शन बी है स्टैटिस्टिक्स। आपको जानना चाहिए CR राव जिनका नाम है कैलियमपुड़ी राधाकृष्णन राव, 102 साल के थे। ये वर्ल्ड के मोस्ट एमिनेंट स्टैटिस्टिशियंस में से एक हैं और ज़्यादातर अपना कैरियर इन्होंने भारत में ही जो है पूरा किया है। इनका हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में निधन हो गया है। बेसिकली ये हथकली बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से आते थे और 2 डिस्कवरी के लिए काफ़ी जाने जाते थे। एक तो है क्रैमर राव बाउंड, दूसरी है राव ब्लैकवेल थ्योरम। दोनों ही क्वालिटी ऑफ एस्टिमेटर से संबंधित है। 2023 में मिस्टर राव को इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स भी दिया गया, जिसे कि स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। इन्हें US नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया साल 2002 में। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया भारत सरकार द्वारा 1968 में। पद्म विभूषण दिया गया साल 2001 में। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। पॉपुलर हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का निधन हो गया है 40 वर्ष की उम्र में। वेटरन मराठी एक्टर सीमा देव जो हिंदी फिल्म में भी दिखी जैसे आनंद, कोशिश, कोरा कागज, इनका भी 81 की एज में निधन हो गया। येवजेनी प्रिगोजिन ये वैगनर मर्सिनरी ग्रुप के लीडर रहे। हाल ही में देखा था कि पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था इन्होंने, फिर ये वापस हो गए थे बेलारूस के लिए। तो इनका जो है प्लेन क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। इंडियन वुमेन्स टीम और इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन फाइनल। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व खेल जीता। सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए इंडियन वीमेंस विजुअली इम्पेयर टीम, इन्होंने T20 फाइनल जीत लिया है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में, जो कि बर्मिंघम में हुए हैं। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। ये भी एक महत्वपूर्ण कैटेगरी में मैं रखूँगा इस क्वेश्चन को। इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करें, ऊपर वाली तो वीमेंस टीम है जिन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया है ना, वर्ल्ड गेम्स जीते। अगर हम इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करें तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पाकिस्तान के हाथों। इन्हें हार का सामना जो है देखना पड़ा। तो मेंस टीम ने सिल्वर जीता या फिर रनर पर है और इंडियन वुमेन्स टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया है। अगर हम इस इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो स्थापना 1981 में हुई थी पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर्स इसका बोन जर्मनी में है। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 26, 2023। 26 अगस्त 2023 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई। सही आंसर ऑप्शन सी है 113th 113वीं। देखिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो कि कोलकाता में, इन्होंने 113वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है अपने फाउंडर मदर टेरेसा की, ठीक है, और 26 अगस्त 2023 को। आप सभी जानते हैं कि मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में 1950 में इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई थी। मदर टेरेसा जिनका नाम एग्नेस गोंगसा है जो रियल नेम है, इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था सोपचे, जो कि अब नॉर्थ मैसेडोनिया में है। इनकी फैमिली अल्बानिया से थी। 4 सितंबर 2016 को
कैथोलिक चर्च द्वारा इनको संत टेरेसा ऑफ कलकत्ता की उपाधि दी गई और 5 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी होती है इनकी। मदर टेरेसा को कई सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि 1962 में रमन मैग्सेसे पीस प्राइज़ मिला, 1979 को नोबेल पीस प्राइज़ इनको दिया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1980 में। तो दोनों याद रखिए, 1979 में नोबेल पीस प्राइज़, 1980 में भारत रत्न। इंटरनेशनल डॉग डे भी 26 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले देखिए कमेंट आया था ये, अब इसमें कमेंट तो नहीं करना चाहता था, पर ये कमेंट लिखा था कि 2 दिन हो गए करंट अफेयर्स क्यों नहीं दे रहे हैं, लगता है इनका लेना पड़ेगा। वैसे शेयर तो नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर 3 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए। ये मेरी फर्स्ट मैंने सीक लीव ली है आइस की वजह से, वो भी क्योंकि बिना आइस के काम कर नहीं सकते, पैर वगैरह में हो जाए तो ये है कि लेट वगैरह के कर लिया थोड़ा बहुत काम। तो 3 साल में ये मेरी पहली छुट्टी रही है जो मैंने किसी बीमारी के कारण ली है, वरना इससे पहले जो ही मैंने छुट्टी ली है उनका कारण ये रहा है कि या तो मैं कहीं बाहर रहा हूँ या फिर फैमिली कोई फंक्शन हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं हुआ, 3 साल में कई बार बीमार भी हुआ हूँ, लेट कर मैंने करंट अफेयर बनाए हैं, लेट कर रिकॉर्डिंग की है, कई बार फीवर भी हुआ है, पर कोई नहीं, कंटिन्यूटी जो है ब्रेक ना हो इसलिए लेट कर ही काम चल रहा। कभी कभी आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चन बनाए मैंने, 12 बनाए, तो वो उसी दिन होते थे जब तबीयत सही नहीं लगती थी, कभी सर में भी दर्द हो जाता था, ठीक है। और ये तब है जब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि चैनल की ओर से कोई दबाव नहीं है कि आपकी सैलरी कट जाएगी या फिर जॉब इनसिक्योरिटी, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है। मेरे को ये छूट है कि आप छुट्टी रख सकते हैं जब आपको जो है अच्छा फील ना लगे। और अभी भी मेरी एक आईज इसमें स्वेलिंग है और रेडनेस है, पर मैंने किसी तरह हिम्मत करके ये 9 क्वेश्चन बनाए कि थोड़ा कंटिन्यूटी आ जाए, बच्चों की एग्ज़ाम भी है, ठीक है। पर इस तरह के जो कमेंट आते हैं, अब आप किस तरह से लिखते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता स्टूडेंट होकर। और वो भी तब जब आपको इन्फॉर्म कर दिया गया चैनल पर, उसी दिन मैंने इन्फॉर्म कर दिया था सर को लिखकर, विकास सर को, कि सर बता देना कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तब भी इस तरह के जो है कमेंट आपके आते हैं। तो ले लीजिए आपको जहाँ से लेना है ना, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर किसी पर नहीं है। पर यह है कि आप जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, जब तक आप दूसरे की मजबूरी नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने आज तक कभी नहीं बताई 3 साल में कि हाँ मैंने जो है छुट्टी नहीं ली है, बहुत बड़ा काम किया है, पर अब इस तरह के कमेंट आते हैं तो बतानी पड़ती है, ठीक है। और अब भी एक आँख मेरी जो है सही नहीं हुई है, पर मैं कर रहा हूँ किसी तरह। 9 क्वेश्चन बनाने की मेरी कैपेसिटी थी, इतनी ही बना पाया, फिर लगा कि हाँ अब रुक जाना चाहिए, आगे नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने इतने ही बना दिए मेन क्वेश्चन जो हाईलाइट्स थे, ताकि ज़्यादा ढूंढना ना पड़े क्वेश्चंस को। विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्पेस डे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अगस्त 23। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, क्योंकि 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल है, इसने लूनर सरफेस को टच किया था, तो उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए नेशनल स्पेस डे नामित किया गया है। तो हर साल हमें बिल्कुल याद रहेगा कि नेशनल स्पेस डे है आज, यानी कि चंद्रयान 3 लैंड मॉड्यूल ने टच किया था लूनर सरफेस को। साथ ही 2 और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की है कि जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, और 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन हमारा जो फेल हुआ था, जो क्रैश साइट रही, उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो कि बेंगलुरु में है, यहाँ पर पर्सनली जाकर जो इसरो की टीम है उनसे संवाद किया, उनको संबोधित किया। एक बात आप याद रखिएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं पर वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे कि ये वाली लाइन, पीएम मोदी वॉच द चंद्रयान 3 लैंडिंग फ्रॉम जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका वेयर ही वॉज अटेंडिंग द ब्रिक्स समिट। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब जैसे बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आने वाला है, ये पूछ लेते हैं इस तरह के थोड़े क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ लिया था कि अफ़गानिस्तान से जब यूएस ने जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ा, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने छोड़ा, तो लास्ट सैनिक का नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उस कंपेयर में तो फिर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई उस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री में थे, या इंटरव्यू में ही पूछ ले। तो याद रखिएगा ये साउथ अफ्रीका की जोहानिसबर्ग में थे, क्योंकि ब्रिक्स समिट चल रही थी, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा।
Who has been appointed as part-time chairperson of Unique Identification Authority of India (UIDI)? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है नीलकंठ मिश्रा। आपको जानना चाहिए नीलकंठ मिश्रा ये एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही एक्सिस कैपिटल में हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च हैं। तो इन्हें आधार इशू करने वाली जो अथॉरिटी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDI, इसका पार्ट टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, इन्हें UIDI में ही एक पार्ट टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए जो UIDI में जो चेयरपर्सन होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं वो 3 साल तक के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स की ना हो जाए। बाकी आपको जानना चाहिए UIDI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित अग्रवाल हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको UIDI के बारे में जानना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। 8 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके पूरे भारत भर में। 2 डेटा सेंटर हैं, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है हेबल बेंगलुरु कर्नाटक में, दूसरा है मानेसर गुड़गांव हरियाणा में। बाकी आपको जानना चाहिए UIDI में एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि इस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। B20 समिट इंडिया 2023 विद द थीम रेज यानी कि रेस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस हेल्ड इन विच सिटी? B20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 रेस जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, दीर्घकालीन और न्याय संगत व्यवसाय विषय के साथ किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित किया है। आपको बता दें बिजनेस 20 यानी कि B20 एक ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है जो कि ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होता है। आपको बता दें इसकी स्थापना साल 2010 में की गई थी और इसमें जो भी वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस 3 दिन की समिट का थीम रहा रेस यानी कि रेस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें संडे को भी क्लास हुई है। 9 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमें 9, तो आप देख लीजिएगा। यानी कि कल की मैं बात कर रहा हूँ, संडे को क्लास हुई है, ठीक है। ज़्यादातर को नहीं मालूम क्योंकि संडे को ऑफ रहता है, पर क्योंकि 2 दिन ऑफ हम रख चुके थे तो इसलिए संडे के लिए आपके क्लास आई थी, ठीक है। उसको देख लीजिएगा आप। व्हेन इज़ द वीमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड, और उसकी PDF भी अपलोड कर दी जा चुकी है ऐप पर। व्हेन इज़ द वीमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 26। आपको जानना चाहिए 26 अगस्त को वीमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें इस दिन 26 अगस्त के दिन US कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट किया गया था जो कि अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, उसको प्रोहिबिट करती है कि आप किसी भी व्यक्ति से ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आप राइट टू वोट उसे डिनाई नहीं कर सकते। विमेंस इक्वालिटी डे 2023 का थीम रहा एम्ब्रेस इक्विटी। हु इनॉग्रेटेड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इन उदयपुर राजस्थान? राजस्थान के उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है ओम बिरला। देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इसको इनोग्रेट किया है राजस्थान के उदयपुर में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही और इसका थीम रहा स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश, स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली CP जोशी, MPs MLAs जो भी राजस्थान विधानसभा के हैं, साथ ही चेयरपर्सन जो है इस CPA के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इयान लिडल ग्रेंगर, ये भी इसमें मौजूद रहे। ये जो CPA है यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है। और आपको जानना चाहिए कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 के बीच 66th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ये एक्रा घाना में होने वाली है। Which edition of biennial OSINDEX maritime exercise between Indian Navy and Royal Australian Navy was conducted at Sydney, Australia?
भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक ऑस्टिन डेक्स समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 5th। देखिए, बायनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच, इसका नाम है ऑस्टिन डेक्स। तो ये इसका 5th एडिशन हाल ही में 22 से 25 अगस्त 2023 के बीच सिडनी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। भारत की ओर से INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही आपको जाना चाहिए INS सुनन्या, इसने हाल ही में साउथ अफ्रीका के डरबन पोर्ट को विजिट किया है। यहाँ इसने साउथ अफ्रीकन नेवी शिप SAS किंग शेखु खुन वन के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है, MPX यहाँ पर की है डरबन में। Which city has got the first position in the 10 lakh population category of the Clean Air Survey 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंदौर। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर, इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में, जिसे कंडक्ट किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के द्वारा। इस सर्वे में जो टॉप 5 सिटीज़ हैं उनमें से 2 तो मध्य प्रदेश से हैं। यदि हम 10 लाख से अबव पॉपुलेशन की बात करें तो इंदौर इससे पहले नंबर पर है, दूसरे पर आगरा है, तीसरे पर थाने है, चौथे पर श्रीनगर, पाँचवें पर भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की ही एक सिटी है। इसमें जो सेल्फ असेसमेंट है इन सिटीज़ का, ये डन किया गया है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है प्राना और इसकी फुल फॉर्म होगी पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। Who recently released the National Curriculum Framework for School Education? हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसने जारी की? सही आंसर ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन रिलीज़ किया है न्यू दिल्ली में। इसमें बताया गया है कि अब जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बेस्ट स्कोर सिक्योर कर सकें, उनको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। साथ ही जो 9th से 12th क्लास तक की टेक्स्ट बुक हैं उनको 20th सेंचुरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन किया जाएगा, फिर से रीराइट किया जाएगा। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCF-SE, ये करिकुलम फ्रेमवर्क है 5+3+3+4 जो स्कूल डिज़ाइनिंग की गई है उसके लिए, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रपोज किया गया। इट ऑल्सो रिकमेंडेड, इस जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है इसने रिकमेंड किया है द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन टू रिस्पॉन्ड टू दिस 4 स्टेज स्कूल डिजाइन। देखिए, जो 4 स्टेज हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, तो इन चारों स्टेज को ध्यान में रखते हुए एक नया करिकुलम यहाँ पर तैयार किया जाए। What was the distance of Neeraj Chopra's throw that qualified him for the 2024 Paris Olympics? नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 88.77 मीटर। देखिए, नीरज चोपड़ा 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 88.77 मीटर का थ्रो किया है और इसी के साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने वाली है बुडापेस्ट, इसके भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क है ये 85.50 मीटर का है। आपको जानना चाहिए टोक्यो ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा का जो पर्सनल बेस्ट है थ्रो ये 89.94 मीटर का है, जो कि उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में अचीव किया था 30 जून 2022 को। विच इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सी इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है मेरा बिल मेरा अधिकार। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। तो इसका मकसद है जो कस्टमर्स हैं उनको एनकरेज करना कि आप कोई सामान लेते हैं तो उसका जो बिल है, जो GST बिल है, वो आप प्राप्त जरूर करें। तो कुछ ऑफर्स दिए जा रहे हैं ताकि आप बिल लें और उसको अपलोड करें। तो जानते हैं इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम अभी पायलट बेसिस पर लॉन्च की जाएगी। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पर पहले देखा जाएगा कि ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही है। तो 1 सितंबर 2023 को लॉन्च हो जाएगी, 12 महीने के लिए रहेगी और पायलट बेसिस पर अभी आसाम, गुजरात, हरियाणा एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में लॉन्च की जाएगी। इसमें जो B2C इनवॉइसेस हैं
जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर्स द्वारा कंज्यूमर्स को इशू किए गए हैं, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। उस तरह के जो बिल हैं वो एलिजिबल रहेंगे। और लकी ड्रॉ इसमें निकाला जाएगा, तब इनाम दिए जाएंगे। तो लकी ड्रॉ मतलब आप अपना जो बिल है, जो इनवॉइस मिला है, वो अपलोड करेंगे, फिर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, फिर इनाम मिलेंगे। तो मिनिमम वैल्यू जो है इनवॉइस की वो 200 रुपये होनी चाहिए। आप जो इनवॉइस हैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार या फिर जो इनका वेब पोर्टल है उस पर भी अपलोड कर सकते हैं। एक महीने में मैक्सिमम 25 इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो भी इनवॉइस अपलोड किया जाएगा उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर जारी किया जाएगा। और जब प्राइज़ यहाँ पर बांटे जाएंगे, जब लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, तो इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू जो है बताया जाएगा कि कौन विनर रहा है। तो इसमें 2 बम्पर प्राइज़ रहेंगे 1 करोड़ रुपीज़ ईच के, जो कि हर क्वार्टर में दिए जाएंगे। और यहाँ पर 800 लकी ड्रॉज निकाले जाएंगे जिनमें से प्रत्येक का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। 10 ड्रॉज निकाले जाएंगे जिनके हर महीने 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर महीने 10 ड्रॉज निकाले जाएंगे, उनकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ रहेगी हर एक की। तो हैवी मनी यहाँ पर स्पेंड की जा रही है। Ministry of Development of Northeastern Region and which agency have signed an MOU for technical support on the Sustainable Development Goals? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और किस एजेंसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, UNDP। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और UNDP इन्होंने एक MOU साइन किया है, जहाँ पर जो UNDP है वो अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस है उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। आगे भी लिखा है मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स, सपोर्ट इन द डेप्लॉयमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस एंड इन स्केलिंग अप गुड प्रैक्टिसेस। UNDP के बारे में आपका जानना चाहिए कि हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। हेड है असीम स्ट्रेनर। Hindustan Aeronautics Limited has tied up with whom to explore business opportunities in the civil aviation sector? नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यवसायिक अवसर के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हेवास एरोटेक। देखिए, एयरक्राफ्ट और सर्विस प्रोवाइडर हेवियस एरोटेक इंडिया, इन्होंने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किस लिए? फॉर एक्सप्लोरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ इन द सिविल एविएशन सेक्टर बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए MOU साइन हुआ है। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड विद HAL एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ। तो जो HAL की एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ है, ADL है ना लखनऊ में, इसके साथ ये MOU साइन किया गया है। NHPC हैज़ inked a pact with rights to construct railway siding for a 2880 megawatt दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? NHPC ने किस राज्य में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए राइट्स के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। माफ़ कीजिएगा, इसमें बी लिखा है, राइट आंसर डी है, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, हाइड्रो पावर जॉइंट NHPC इन्होंने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है राइट्स के साथ, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में रेलवे साइडिंग बनाई जाएगी। राइट्स लिमिटेड की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है और ये एक मनी रत्न कैटेगरी 1 शेड्यूल A सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इकलौती एक्सपोर्ट आर्म है इंडियन रेलवेज की फॉर प्रोवाइडिंग रोलिंग स्टॉक। राहुल मित्तल इसके चेयरमैन एंड MD हैं। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र? रत्नागिरी शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर, क्योंकि इन्होंने RBI के जो KYC डायरेक्शंस 2016 है उनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोल्हापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर, क्योंकि इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक से जो RBI के डायरेक्शंस हैं
इनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है मिदनापुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर, क्योंकि इसने केवाईसी डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया है। आगे देखें, आरबीआई ने 30,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआईज। आरबीआई ने यहाँ पर अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अकोला महाराष्ट्र को, जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जलगांव महाराष्ट्र के साथ जो अमेलगमेशन की स्कीम है उसको सैंक्शन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। एक और इसी तरह की स्कीम को सैंक्शन किया गया है, यह है अमेलगमेशन ऑफ ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना विक्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना, इन दोनों के अमेलगमेशन को भी सैंक्शन कर दिया है। Which company has signed tennis players Rafael Nadal and Iga Swiatek as ब्रांड एम्बेसडर? टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इन्फोसिस। देखिए, इंडियन टेक जॉइंट इन्फोसिस, इन्होंने पोलैंड की टेनिस स्टार और 4 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर ईगा स्वियाटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसके तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, इन्फोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एडवांस डेटा एनालिटिक्स और वीडियो डैशबोर्ड को तैयार करेगी, जो कि ईगा स्वियाटेक के जो ट्रेनिंग है उसमें हेल्प करेगा, और मैच स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए उसमें भी जो है हेल्प करेगा। तो ये मल्टी ईयर कोलैबोरेशन साइन किया गया है। इससे पहले इन्होंने 3 ईयर की पार्टनरशिप साइन की है टेनिस लीजेंड राफेल नडाल के साथ भी। ठीक है, तो दोनों के साथ की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आपको जानना चाहिए जो इन्फोसिस है ये डिजिटल इनोवेशन पार्टनर है एटीपी टूर, रोलैंड गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ग्रीस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना एन साकिलारोपोulou के द्वारा। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में ग्रीस के दौरे पर थे और इन्होंने एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में टूम ऑफ अननोन सोल्जर को विजिट किया, वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि दी। भारत और ग्रीस ने एग्रीकल्चर के फील्ड में एक MOU साइन किया है, और इस MOU में ये भी है कि हम हेलेनिक इंडियन जॉइंट सब कमिटी ऑन एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश करेंगे। ग्रीस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है। आप जानते हैं ग्रीस को बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। एंशियंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत यहीं हुई थी, ओलंपिया ग्रीस में 8th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच। ग्रीस को बर्थ प्लेस ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं, क्योंकि फेमस फिलोसफर्स लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु, ये सभी जो है ग्रीक फिलोसफर रहे हैं। हु वॉज क्राउन्ड एज मिस डिवा यूनिवर्स 2023? मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, श्वेता शारदा। आपको जानना चाहिए चंडीगढ़ की श्वेता शारदा रहती है मुंबई में है। इन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का टाइटल जीता है। ये जो इवेंट है ये मुंबई में हुआ है मिस डिवा पेशेंट के नाम से। आपको जानना चाहिए जो मिस डिवा यूनिवर्स 2022 हैं, इन्होंने इनको ताज पहनाया, और अब ये 72nd मिस यूनिवर्स पेशेंट जो कि एल सल्वाडोर में होने वाला है इस साल के नवंबर में, यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। वहीं दिल्ली की सोनल कुकरेजा ये मिस डिवा सुपर नेशनल 2023 नामित की गई हैं। वहीं कर्नाटक की त्रिशा शेट्टी ये मिस डिवा यूनिवर्स 2023 में रनर अप रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 29। देखिए, हर साल हम भारत में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जो कि लेजेंडरी हॉकी चैंपियन रहे हैं भारत के, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। सबसे पहली बार 29 अगस्त 2012 को हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया था। आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्हें विजार्ड या फिर द मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला जाता है। ये अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कंट्रोल एंड गोल स्कोरिंग आर्ट्स के लिए जाने जाते थे।
3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स स्पेन की अगुवाई में हमने जीते 1928, 1932 एंड 1936 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण 1956 में मेजर ध्यानचंद को दिया था। और इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये भी इन्हीं के नाम पर है। विच कंट्री इनिशिएटेड द रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट? 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्थापित करने का प्रस्ताव किस देश ने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कजाकिस्तान। आपको जानना चाहिए कि हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये ऑब्जर्व किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 64th सेशन के दौरान 2 दिसंबर 2009 को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें ये कहा गया कि हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, इसको रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया था कजाकिस्तान देश के द्वारा। आपको बता दें 29 अगस्त एक और मायने में अहम है, क्योंकि 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान का जो सेमीपलातिन्स्क न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, इसको क्लोज कर दिया गया था। अब 2 ट्रीटी आप जानिएगा, इससे संबंधित एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, केवल सन याद रखिएगा। देखिए, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या फिर एनपीटी के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं, तो सिग्नेचर के लिए ओपन हुई 1968 में और लागू हुई 1970 से। ये ट्रीटी केवल उन्हीं कंट्रीज़ को न्यूक्लियर स्टेट डिफाइन करता है जिनके पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस 1 जनवरी 1967 से पहले की थी, यानी कि यूएस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। हालांकि अब भारत, पाकिस्तान है ना, इसराइल, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, ये एक दूसरी ट्रीट है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये 10 सितंबर 1996 को अडॉप्ट की गई थी। हालांकि अब तक ये लागू नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडजस्ट द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंदौर। आपको जानना चाहिए, इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी बताया गया है भारत में। वहीं मध्य प्रदेश को टॉप स्टेट घोषित किया गया है स्मार्ट सिटीज़ मिशन में परफॉर्मेंस के लिए। सूरत दूसरे नंबर पर है यदि हम सिटीज़ की बात करें, आगरा तीसरे नंबर पर है। वहीं स्टेट्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बात कर रहे हैं हम स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कंटेस्ट 2022 की। बेस्ट यूनियन टेरेटरी रही है चंडीगढ़। आपको जानना चाहिए, ये जो ISAC अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 के लिए, यानी कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022, इन्हें स्मार्ट सिटीज़ मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये 4th एडिशन है इन अवार्ड्स का। इससे पहले 2018, 19, 20 में भी अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। 2021 में अवार्ड्स अनाउंस नहीं किए गए थे कोविड-19 के कारण। आपको जानना चाहिए, स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। What is the name of NASA and SpaceX spacecraft that launched recently with 4 astronauts to the International Space Station ISS? नासा और इसे SpaceX अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ड्रैगन। आपको जानना चाहिए कि 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि 4 एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग देशों से, जैसे US, डेनमार्क, जापान और रशिया, ये सभी SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। और ये स्पेसक्राफ्ट नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से रवाना किया गया। इस मिशन का नाम है क्रू 7 मिशन और इसको कमांड कर रहे हैं अमेरिकन जैस्मिन मॉकबेली एस्ट्रोनॉट हैं। इनके अलावा इसमें एंड्रियस मॉगेनसेन डेनमार्क के, सतोशी फुरुकावा जापान के और कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव रशिया के शामिल हैं। ऑलरेडी मार्च से जो है कुछ एस्ट्रोनॉट्स, 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, तो वे लोग रिटर्न करेंगे और उनके बदले इन्हें भेजा जाएगा। ये लोग साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पर, और ख़ास करके अभी ये देख रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या ये सर्वाइव कर सकते हैं स्पेस में, क्या ये रिप्रोड्यूस
रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्रू 7 मिशन आप सभी को जानना चाहिए कि जब स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में, उसके बाद से स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण ये मिशन रहा है क्रू 7 मिशन। और इसमें यूएस, रशिया, कनाडा, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, स्पेस की बात हुई तो यूएस और रशिया ये दोनों साथ मिलकर काम कर लेते हैं। जैसे यूक्रेन वाली बात है ना, तो रशिया के बिल्कुल अलग किया हुआ है, बैन किया हुआ है गेम्स में, रशियंस को बैन किया हुआ है कई गेम्स में। तो स्पेस में ऐसा नहीं है, रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं साथ में। नोआ लाइल्स representing which country won his third world 200-meter title to become the first male sprinter since Usain Bolt in 2015 to seal the sprint double at the World Athletics Championships। किस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नोआ लाइल्स ने अपना तीसरा विश्व 200 मीटर खिताब जीता और 2015 में उसेन बोल्ट के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्प्रिंट डबल हासिल करने वाले पहले पुरुष धावक बन गए। सही आंसर ऑप्शन भी है अमेरिका। देखिए, अमेरिकन नोआ लाइल्स, इन्होंने अपना तीसरा 200 मीटर टाइटल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। 2015 में उसेन बोल्ट ने जीते थे, ठीक है, मतलब डबल टाइटल स्प्रिंट में, और उसके बाद ये फर्स्ट मेल स्प्रिंटर हैं जिन्होंने जीते हैं। समझ में आ रहा है आपको, कभी डबल आ रहा है कभी थर्ड आ रहा है। देखिए 200 मीटर वाला टाइटल तो इन्होंने तीसरा जीता है अपना, और जो ये लिखा है ना स्प्रिंट डबल, इसका मतलब इन्होंने दो अलग अलग टाइटल जीते हैं। एक तो 200 मीटर का, अब अगली लाइन में देखिए इन्होंने 100 मीटर का भी जीता है, ठीक है, 19.52 सेकेंड्स में इन्होंने अपना पूरी की, ठीक है। 200 मीटर का टाइटल भी जीता और 100 मीटर का टाइटल भी जीता है। 200 मीटर वाला इनका थर्ड टाइटल रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और ये फिफ्थ मैन बन गए हैं जिन्होंने 100 और 200 मीटर वर्ल्ड डबल जीते हैं बोल्ट के बाद। और टाइसन के 2007, जस्टिन गैटलिन 2005, मॉरिस ग्रीन 1999, 1999, इनके बाद ये फिफ्थ मैन बन गए हैं। इनका बेस्ट टाइम रहा 19.31 सेकंड का, अगर हम 200 मीटर की बात करें, और ये थर्ड फास्टेस्ट मैन है वर्ल्ड में, ठीक है। दोनों टाइमिंग बता दिए, 100 मीटर की 19.52 सेकंड्स रही और 200 मीटर की 19.31 सेकंड्स रही है। बुडापेस्ट हंगरी में आप सभी जानते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 19 से 27 अगस्त के बीच में। यहीं पर ही जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने भी जो है इवेंट जीता है। अकॉर्डिंग टू ICRA रेटिंग्स, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द अप्रैल टू जून पीरियड ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। ICRA रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 8.5%। देखिए ICRA रेटिंग्स ने कहा इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है इसमें 8.5% से ग्रो करेगी, और जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर रहा उसमें 6.1% से ग्रो की थी। और ये RBI का जो एस्टिमेट है उससे ज़्यादा है, RBI ने फोरकास्ट की हुई है 8.1% की अप्रैल से जून में। साथ ही इसने फिस्कल 24 के लिए जो GDP ग्रोथ है वो 6% मेंटेन रखा है, जो कि RBI के 6.5% से कम है। अच्छा, आगे बढ़ें इससे पहले एक बात जानिएगा, दो क्वेश्चन पर मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, ठीक है, इन पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो यह है कि 28 अगस्त को एक क्वेश्चन हमने देखा नीरज चोपड़ा से संबंधित, तो इसमें लिखा था कि नीरज चोपड़ा क्वालिफाइड फॉर द 2024 ओलंपिक्स विद अ बिग थ्रो ऑफ 88.77 मीटर इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये जो 88.77 मीटर है ये ऐसा ना होकर 88.17 मीटर है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक एस्पिरेंट ने कमेंट बॉक्स में बताया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा है ये, इसमें एरर नहीं है, इसमें ये थीम से संबंधित है, दो थीम है इसके। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये 1 to 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। 1 अगस्त को हमने क्वेश्चन किया था, डेट भी मैंने लिखी है। तो इसमें मैंने आपको थीम बताया था इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। तो ये जो थीम है ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के अनुसार है। मेनली यही जो संस्था है ये इस वीक को मनाती है, ठीक है। अच्छा, एक और थीम चर्चा में रहा, यह लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। अब ये जो थीम है ये WHO की साइट पर आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही थीम ठीक है, दोनों को ही आप
अपडेट कर लीजिएगा। पहले वाला तो मैंने कराया हुआ है, लेकिन ये दूसरे वाला भी आप लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ज़्यादा चांसेस है कि जो मैंने आपको कराया था पहले वाला, इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स, यही आएगा। तो थीम वाला तो सही है दोनों, ये ऊपर वाला आप जो नीरज चोपड़ा वाला है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDI) has reduced the minimum capital requirement for foreign reinsurance branches to what amount? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को घटाकर कितनी कर दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 50 करोड़ रुपीस। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन रीइंश्योरर कंपनीज हैं वो भारत में अपना ऑपरेशन इस्टेब्लिश कर सकें, इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDI ने, इसने जो फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेज हैं उनके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर दिया है। आपको जानना चाहिए जो क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरर्स हैं उनको मिनिमम 50% प्रीमियम अपना रिटेन करना पड़ता है बाय वे ऑफ प्रीमियम डिपॉजिट विद द क्लाइंट्स। IRDI की बात करें, स्थापना 1999 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है, चेयरपर्सन देवाशीष पांडा। Which online food platform has joined hands with Battery Smart to offer battery swapping access to delivery partners? किस ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी पार्टनर्स को बैटरी स्वैपिंग पहुंच प्रदान करने के लिए बैटरी स्मार्ट के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, जोमेटो। देखिए, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो, जिसके MD एंड CEO दीपेंद्र गोयल हैं, इन्होंने बैटरी स्मार्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। साथ ही आपको जानना चाहिए एक इंटरनेट फंड 3 प्राइवेट लिमिटेड है, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के नाम से आप इसको जानते हैं। इसने जोमेटो को एग्जिट कर दिया है, जो भी इसके रिमेनिंग स्टेक थे 1.44% या फिर 12.34 करोड़ शेयर, ये इसने अपने बेच दिए हैं। एक और क्वेश्चन आप यहीं पर देख लीजिए, एक और फैक्ट, ग्रोसरी स्टार्टअप जेप्टो, इसने हाल ही में $200 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की। इसी के साथ इसकी वैल्यूएशन 1.4 बिलियन US पहुंच चुकी है और इस फिस्कल ईयर में ये पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन है ये 1 बिलियन US के पार कर गई है। तो जेप्टो नाम याद रखिएगा। What is the name of the mega multilateral air exercise that the Indian Air Force is preparing to conduct in October to November this year? उस मेगा बहुपक्षीय वायु अभ्यास का नाम क्या है जिसे भारतीय वायुसेना इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर में आयोजित करने की तैयारी कर रही है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सरसाइज तरंग शक्ति। देखिए, इंडियन एयरफोर्स एक मेगा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली है अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी साल, जिसमें कि 12 देशों के एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम होगा तरंग शक्ति और ये बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज होगी जो भारत में कंडक्ट की जाएगी। इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, US, UK इनके एयरफोर्स भी देखे जाएंगे। हालांकि लोकेशन अभी अननोन है, पर यह अक्टूबर नवंबर में होगी। Along with the creation of 4 new districts, Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma also named how many new sub-districts? 4 नए जिलों के निर्माण के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कितने नए उप जिलों के निर्माण की भी घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, 81। देखिए, असम कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने की, इन्होंने डिसाइड किया है कि राज्य में 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे ताकि जो गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, वो हो सके। और साथ ही 81 न्यू सब डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पर नामित किए गए हैं। तो 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, तो इसी के साथ इस स्टेट में अब 34 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। और जो ये नए सब डिस्ट्रिक्ट हैं 81, ये ऑपरेशनल होंगे 1 जनवरी 2024 से। जो 4 डिस्ट्रिक्ट बने इनका नाम है बाजाली, बिश्वनाथ, होजाई एंड तमुलपुर। आसाम की बात करते हैं, कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। Telangana has partnered with which organization to implement UN recommendations on the ethics of artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को लागू करने के लिए तेलंगाना ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनेस्को। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, इसने तेलंगाना सरकार का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है इसके साथ हाथ मिलाया है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एथिक्स हैं उनमें मिलकर कार्य किया जा सके।
The collaboration focuses on promoting the ethical development and use of AI awareness, raising capacity building, and contributions to UNESCO's Global Observatory on AI Ethics. तेलंगाना की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन. Which state government announced 35% reservation for women in government jobs? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश. देखिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना स्कीम के तहत जो फाइनेंशियल एड दी जा रही है उसको बढ़ा दिया है. 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये पर महीने कर दिया है. साथ ही ये भी अनाउंस किया है कि राज्य में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 35% रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं के लिए. गैस सिलेंडर भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे 450 रुपये में सावन के महीने में. तो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं को, ये 35% किया जाएगा, फिलहाल 30% है. और टीचर्स के रिक्रूटमेंट में इसको 50% किया जाएगा. जो ये स्कीम है लाडली बहना स्कीम, इसके तहत जो महिलाएं हैं 23 से 60 साल की उम्र की, और इन्हें 1,000 रुपये पर मंथ दे जाएंगे यदि ये इनकम टैक्स पेज नहीं है और इनकी जो एनुअल इनकम है इनकी फैमिली की वो 2.5 लाख रुपये से कम है, सालाना कम है. मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल भोपाल है, गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल. According to the State of India's Birds 2023 report, what is the general trend in the numbers of most bird species? भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश पक्षी प्रजातियों की संख्या में सामान्य प्रवृत्ति क्या देखी गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है, जनरल डिक्लाइन. देखिए, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2023 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है. इसमें बताया गया है कि भारत में जो ज़्यादातर बर्ड स्पीसीज हैं इनकी जो संख्या है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है. ये जो रिपोर्ट है ये दूसरी बार इन्होंने अपने आंकड़े पेश किए हैं, पहली बार 2020 में किए थे. और इसमें भारत में जो 1200 बर्ड स्पीसीज हैं उनमें से 942 स्पीसीज का जो है कंजर्वेशन स्टेटस यहाँ पर बताया गया है. इसमें इस सर्वे में 13 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जिनमें कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी शामिल है. इसमें बताया गया कि जो रैप्टर्स हैं, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स हैं, डक्स हैं, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इनकी संख्या में देखने के लिए मिला है. वहीं इंडियन पीफाउल, रॉक पिजन, एशियन कोयल एंड हाउस क्रो, इनमें इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने के लिए मिला है इनकी संख्या में. साथ ही जो इंडियन पीफाउल है नेशनल बर्ड, ये एक्सट्रीमली वेल कर रहा है इसकी संख्या, और पास्ट टिकट्स में 150% इंक्रीज देखने के लिए मिली है इनकी संख्या में इंडियन पीफाउल. आउट ऑफ द ऑल 942 स्पीसीज, 178 स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज हाई प्रायोरिटी, 323 as moderate priority and 441 as low priority. Which former US president was arrested for his alleged role in overturning 2020 election results in Georgia? जॉर्जिया में 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने में कथित भूमिका के लिए किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, डोनाल्ड ट्रंप. काफ़ी खुरापाती रहे हैं ना. अच्छा, फुलटन काउंटी जॉर्जिया ग्रांड जूरी ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इंडिक्ट किया है. ठीक है, और किस लिए? क्योंकि जॉर्जिया में जो 2020 इलेक्शन रिजल्ट्स थे, कहा जा रहा है कि उनमें इन्होंने हेरा फेरी करने की कोशिश की है. हार गए थे ना इलेक्शन अपना, तो उसमें हेरा फेरी करने की इन्होंने कोशिश की है. आपने देखा भी होगा एक मग शॉट भी इनका वायरल हुआ, ये इसे मग शॉट बोलते हैं. मग शॉट यानी कि किसी कोई जो क्रिमिनल है उसकी फ़ोटोग्राफ ली जाती है पुलिस के द्वारा, उसको मग शॉट बोलते हैं. तो इनको अरेस्ट किया गया, फिर इनकी फ़ोटो ली गई, इनकी एज, हेयर कलर, ठीक है, और नाम, पिता नाम, माता नाम, ये सब इसमें रिकॉर्ड किया गया, तो इसको मग शॉट बोलते हैं. तो इस तरह की इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ये आप याद रखिएगा. आपको जानना चाहिए जो ट्रंप है ये 45th प्रेसिडेंट रहे यूनाइटेड स्टेट्स के 2017 to 2021. ये इकलौते अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनको 2 बार इम्पीच किया जा चुका है. Which Indian shuttler won the bronze medal in the BWF World Badminton Championships 2023 held in Denmark? डेनमार्क में आयोजित BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय शटलर ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए है, HS प्रणॉय. आपको जानना चाहिए 28th BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2023 ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हाल ही में आयोजित हुई है, और इस इवेंट में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर या शटलर
एच.एस. प्रणॉय, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस सिंगल्स इवेंट में। इसका मतलब ये सेमीफाइनल में पहुंचे और वहां पर मैच हार गए। वर्ल्ड नंबर 9 एच.एस. प्रणॉय को हराया है थाईलैंड के कुनलावुत वितितसार्न ने। आपको जाना चाहिए इसी के साथ प्रणॉय केवल 5th इंडियन मैन सिंगल्स प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आपको बता दें भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत एकलौते इंडियन है जो इस इवेंट में मेंस सिंगल्स फाइनल तक पहुंचे हैं। ये 2021 में पहुंचे थे जब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। बाकी अगर हम इस BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2023 की बात करें तो मेन सिंगल्स गोल्ड जीता है थाईलैंड के कुनलावुत विदितसार्न ने। विमेन सिंगल्स गोल्ड जीता है साउथ कोरिया की एन.सी. यंग ने। विच फॉर्मूला 1 रेसर वॉन डच GP 2023? किस फॉर्मूला 1 रेसर ने डच GP 2023 जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टेपन। आपको जानना चाहिए मैक्स वर्स्टेपन ने लगातार अपनी 9th विन हासिल की है और डच ग्रां प्री 2023 उन्होंने जीत लिया है जो कि ज़ैंडवुड द नीदरलैंड्स में हुआ है। डच मतलब नीदरलैंड्स और डैनिश मतलब डेनमार्क। इस बार हम देखें वर्स्टेपन ने कौन कौन सी रेसेस जीती अब तक, तो बेल्जियन GP, हंगेरियन GP, ब्रिटिश GP, ऑस्ट्रियन GP, कैनेडियन GP, स्पेनिश GP, मोनाको GP, मियामी GP, ऑस्ट्रेलियन GP and Bahrain GP. Which company has roped in chef संजीव कपूर as its brand ambassador? शेफ संजीव कपूर को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन ऑयल। आपको जानना चाहिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि इंडियन ऑयल अपना जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल LPG सेगमेंट का बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है और इसी श्रृंखला में इसने एक नया वीडियो कमर्शियल भी लॉन्च किया है जिसमें इसने एंडोर्स किया है सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर को। इसका मतलब इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और शेफ संजीव कपूर इंडियन ऑयल का जो इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड है इसको प्रमोट करते नजर आ रहे हैं इस वीडियो कमर्शियल में। इंडियन ऑयल की बात करते हैं, चेयरपर्सन श्रीकांत माधव वैद्य हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है। टाटा कैपिटल जो कि टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, इसने शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेवी स्पोर्ट, इन्होंने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स पोलो एसोसिएशन ने पलक तिवारी को अपना पहला विमेंस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। What is the new upper limit for offline payment transactions set by the RBI? RBI द्वारा ऑफलाइन भुगतान लेन देन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 500 रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन है उसकी जो अपर लिमिट है, जो ऊपरी सीमा है, उसको बढ़ा दिया है। 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। हालांकि आप एक बारी में 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो ये भी आपको जानना चाहिए। और जो रिप्लेनिशमेंट है इस यूज्ड लिमिट की, यानी कि एक बार आपकी लिमिट ख़त्म हो गई उसके बाद आप फिर से पैसा उसमें डालेंगे अपने अकाउंट में, है ना, ऑफलाइन करने के लिए, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड करना पड़ेगा। नेट होना चाहिए उस वक्त आपके पास, तभी आप पैसा अपने वॉलेट में ला सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? AFA एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन तब आपका किया जाएगा। ऑफलाइन तो आप उसके बाद करेंगे लेकिन पैसा डालने के लिए ऑनलाइन जरूरी होगा आपके पास। ऑफलाइन पेमेंट्स आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ RBI's लिमिटेड कस्टमर लायबिलिटी सर्कुलर्स। साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट? दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। आपको जानना चाहिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन, इन्होंने हाल ही में चेन्नई के पास ईस्ट कोस्ट रोड में जो पेरू जगह है यहाँ पर एक नया डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी है और इसकी कॉस्ट रहने वाली है 4276 करोड़ रुपीज़ और इसकी कैपेसिटी रहेगी 400 मिलियन लीटर्स ऑफ सी वाटर पर डे को ट्रीट ये कर सकता है। एक बार जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये साउथ ईस्ट एशिया का बिगेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट कहलाएगा। आपको जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड
सीवरेज बोर्ड के द्वारा। फंडिंग इसे प्राप्त है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से, GICA, और ये कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। हु इनोग्रेटेड केरलास इनोग्रल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में केरल के पहले AI स्कूल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद। आपको जानना चाहिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने केरल का फर्स्ट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन में इनोग्रेट किया है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। ये जो AI स्कूल है, इसको डिज़ाइन और इसका जो मॉड्यूल है वो तैयार किया गया है आई लर्निंग इंजन्स USA के द्वारा, और इसमें इनकी मदद की है वैदिक स्कूल ने, जिसे मैनेज करते हैं वेटरन प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज, DGPs एंड वाइस चांसलर्स। Which Indian city has become the third to receive the Air Quality Early Warning System AQEWS? कौन सा भारतीय शहर वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली वाला तीसरा शहर बन गया है? सही आंसर ऑप्शन है कोलकाता। आपको जानना चाहिए अब कोलकाता के पास भी अपना एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम AQEWS है, जिसके तहत ये सिटी में जो भी पोल्यूशन लेवल है इसकी फोरकास्ट इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेस्ड प्राप्त कर सकता है। इससे पहले दिल्ली और पुणे ऐसी 2 सिटीज़ हैं जिनके पास अपना एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इस सिस्टम को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM ने, और कोलकाता में लॉन्च किया गया किस दौरान? इंडिया क्लीन एयर समिट 2023 के दौरान। इस इंडिया क्लीन एयर समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के द्वारा। Which village in Goa has recently become the first to possess a biodiversity atlas? गोवा का कौन सा गांव हाल ही में जैव विविधता एटलस वाला पहला गांव बन गया है? सही आंसर ऑप्शन है मेयम। देखिए मेयम फर्स्ट विलेज बन गया है गोवा में जिसके पास अपना बायोडाइवर्सिटी एटलस है, यानी कि एक 250 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें इस एरिया के जो भी फ्लोरल एंड फौनल बायोडाइवर्सिटी है वो दर्शाई गई है। साथ ही आपको बता दें जो मेयम विलेज है 12th सेंचुरी का विलेज है, और यहाँ इसकी जो सोशल कल्चर हिस्ट्री है वो भी इस मैप में एटलस में दर्शाई गई है। इस एटलस को प्रिपेयर किया गया है बेस्ड ऑन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जिसे प्रिपेयर किया है विलेज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कंपनी ने, जिसके हेड रहे साकरम पेडनेकर। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फ्रंटियर मार्केट्स एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंटली लॉन्च द सी लीड्स भारत उद्यम इनिशिएटिव। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फ्रंटियर मार्केट्स और किस संगठन ने संयुक्त रूप से शी लीड्स भारत उद्यम पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फ्रंटियर मार्केट एंड मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्होंने शी लीड्स भारत उद्यम इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है 1 लाख जो महिलाओं द्वारा ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प करना, उनको ग्रो करने में मदद करना और उनकी इनकम बढ़ाना। आपको बता दें शी लीड्स भारत उद्यम ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, सोशल एंटरप्राइज हैं, फिलेंथ्रोफीज हैं, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, इन सबको एक मंच पर लाया जाएगा और इन सब की एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके जो भी विमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक्सपेंड करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। यूनिमोनी Financial Services has established a strategic partnership with which organization for air services and future expansion? Unimoni Financial Services ने हवाई सेवाओं के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है CSC E-Governance Services India Limited। देखिए यूनिमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक NBFC है, इसने हाल ही में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है CSC E-Governance Services India Limited के साथ। आपको बता दें ये जो पार्टनरशिप है ये फोकस करेगा ऑन एलिवेटिंग एयर ट्रैवल सर्विसेज टू न्यू हाइट्स, प्रोवाइडिंग ट्रैवलर्स विद सीमलेस बुकिंग एक्सपीरियंसेस, competitive fares and exceptional customer support. International Cricket Council ICC announced a brand partnership with which company for Men's Cricket World Cup 2023? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किस कंपनी के साथ ब्रांड पार्टनरशिप की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी मास्टर कार्ड है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है फॉर अपकमिंग मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच खेला जाएगा। तो इसमें ICC ने मास्टर कार्ड को वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल पार्टनर बनाया है। इसी के साथ अब मास्टर कार्ड और भी ब्रांड्स को
और भी कंपनीज़ को ज्वाइन कर चुका है ग्लोबल पार्टनर्स के तौर पर, जैसे कि MRF टायर्स, Booking.com, Aramco और एमिरेट्स। मास्टर कार्ड की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क US में है, CEO माइकल मिजबैक है। According to CARE Ratings, what is the estimated credit growth range for scheduled commercial banks for fiscal year 24? CARE Ratings के अनुसार फिजिकल ईयर 24 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनुमानित ऋण वृद्धि सीमा कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 13 to 13.5%। देखिए, केयर रेटिंग्स ने कहा है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का क्रेडिट ग्रोथ है ये 13 से 13.5% के बीच में रहेगा फिजिकल ईयर 24 में। और भी दो इस तरह के आंकड़े जानेंगे। एक तो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी है वो पहली बार इस फाइनेंशियल ईयर में डिफिसिट में गया है और इसकी वैल्यू रही 236 बिलियन रुपीज़ की। तो ऐसा RBI के डेटा ने बताया है। एक और देखेंगे, क्राइसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार जो कंबाइंड कैपिटल आउटले है फॉर रोड्स एंड रिन्यूएबल्स इन द करंट एंड नेक्स्ट फिजिकल ये रहने वाली है 13 लाख करोड़ रुपीज़, यानी कि 35% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी पिछले 2 फिजिकल से। The Reserve Bank of India has appointed which bank as an authorized pension disbursement bank for civil pensioners? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नागरिक पेंशन भोगियों के लिए अधिकृत पेंशन संवितरण बैंक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है बंधन बैंक। देखिए, बंधन बैंक, इसके CEO चंद्रशेखर घोष हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड पेंशन डिस्बर्समेंट बैंक अपॉइंट किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और किस लिए? फॉर सिविल पेंशनर्स। सिविल पेंशनर्स के लिए बंधन बैंक को ऑथराइज्ड पेंशन डिस्बर्समेंट बैंक अपॉइंट किया गया है। अब ये बैंक जो है जल्द ही जो ये सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस है इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। This authorization entitles the bank to disburse pensions to the central government employees in civil ministries and departments, National Capital Territory of Delhi, Union Territory administrations without legislatures, retired judges of the High Courts and the Supreme Court and all India service officers। तो इनकी जो भी पेंशन वगैरह जो जाएगी वो बंधन बैंक से भी बनकर जा सकती है। इसके लिए बंधन बैंक अब एलिजिबल हो गया है। Who has been appointed as the chairperson of the reconstituted Advisory Board on Banking and Financial Frauds ABBFF? बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है सुरेश N पटेल। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स यानी कि ABBFF इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, फिर से पुनर्गठित किया है। आपको बता दीजिए, जो ये ABBFF है ये क्या करता है, जो भी बैंक्स फ्रॉड्स होते हैं तो पहले इस तरह की जो जांच है वो इसके द्वारा की जाती है, उसके बाद फिर रिकमेंडेशन की जाती है कि CBI के पास ये जांच चली जाए। तो अब जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है इस एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सुरेश N पटेल। इनके अलावा इसमें 4 मेंबर्स और हैं और इन सभी चेयरमैन मेंबर्स का जो कार्यकाल है 2 साल का रहने वाला है। बाकी के 4 मेंबर्स के नाम अगर हम देखें तो ये रविकांत, रजनीकांत मिश्रा, डेविड, रश्मीना और पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। आपको जानना चाहिए जो ये ABBFF का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसको इम्पावर्ड किया गया है टू एग्जामिन द रोल ऑफ ऑफिशियल्स, होल टाइम डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द केस ऑफ फ्रॉड्स अमाउंटिंग टू 3 करोड़ रुपीज़ एंड अबव। तो 3 करोड़ या इससे ज़्यादा के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं इन पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है। तो इस मामले में जो भी ऑफिशियल्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो इन सब की जांच ये कर सकता है, उनका क्या रोल रहा है उसको एग्जामिन कर सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।